নমস্কার। সংলাপের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা চুঁচুড়োতে এসে হাজির হয়েছি। চুঁচুড়ো অন্তরীপ নাট্য দলের আমন্ত্রণে আজকে চুঁচুড়োতে এসেছেন লাকিজি গুপ্তা। লাকিজি এই নামে আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন তার কর্মকাণ্ড। আমাদের চ্যানেল খুব ভাগ্যবান যে আজকে উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছেন। লাকিজি, ওয়েলকাম টু সংলাপ। থ্যাংক ইউ। আমার তো হিন্দি একদম ভালো নয়। না, আমি বাংলা জানি, আমি বাংলা বুঝি। আপনি বাংলাতে আমাকে প্রশ্ন করতে পারি? আমি হিন্দিতে বলবেন, ব্যাস আমরা আবার হিন্দি বুঝি। লাকিজি, একটু পরিচয় দিয়ে দিই। উনি আদতে জম্মুর বাসিন্দা। উনি যে আমি নাট্য আন্দোলনই বলবো, এটাকে আন্দোলন বলাই ভালো। আমরা ওনার নাট্য আন্দোলন, ওনার চলার পথ আমরা শুনে নেব। तो लकी जी, हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। आपका बचपन, चाइल्डहुड थोड़ा बताइए। बचपन तो जैसे आम बच्चों को होता है, मैं भी ऐसे ही आम बच्चों की तरह ही पढ़ाई लिखाई करता था। पर बचपन से कभी ऐसा थिएटर, म्यूजिक, डांस की तरफ, ऐसा किसी भी कल्चर की तरफ इंटरेस्ट नहीं था। आपका बिजनेस फैमिली तो है? हाँ। पर धीरे धीरे जब जैसे स्कूल से पास हुआ तो थोड़ा बहुत चर्चा हमारे जम्मू कश्मीर में होता है, नाटक का प्रैक्टिस होता है। और उसी दौरान मुझे एक दोस्त के माध्यम से पता चला कि ऐसा कोई नाटक होने वाला है, तो हम लोग नाटक देखने के लिए गए। उस नाटक देखने के बाद कुछ अलग सा फीलिंग हुआ अंदर की, कोई अलग काम है। तो ये जो लोग मंच पे हैं, एक डेढ़ घंटे में ये लोग क्या करते हैं, इस तरह का ये जादू है, लोगों को जोड़ लेते हैं अपने साथ। तो फिर मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं इसके बारे में जानूं। तो कुछ 1-2 महीने के बाद मैंने जाकर एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया जम्मू में, और उनके साथ काम करना शुरू किया। शुरुआत में कुछ 5-6 महीने के बाद पहली बार अभिनय किया। और अभिनय तो था ही नहीं, मुझे लगता है मेरे अंदर अभिनय नहीं है। तो वो पहला परफॉर्मेंस कोई मुझे बहुत इंस्पायर नहीं हुआ उससे, पर अच्छा लगने लगा काम करना, इस तरह से स्टेज पे जाना और किसी नाटक का हिस्सा बनना, किसी प्रोसेस का हिस्सा बनना, वो बहुत अच्छा लगता। तो ये लगभग 2000 से शुरू हुआ, और 2010 तक आते आते बहुत सारे जगह प्रोसीजन थिएटर किया। फिर 2007 के बाद कई प्लेज में काम किया, कई अच्छे नाटक किए, अभिनय सीख रहा हूँ अभी भी। कई नाटकों का निर्देशन किया, डायरेक्शन की, बच्चों के साथ काम किया। पर 2010-8-9 आते आते, क्योंकि इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है कि हम लोग सरवाइव कर सके नाटक से, इतना काम नहीं है कि हम लोग नाटक से सरवाइव कर सके, तो किसी तरह से घर की तरफ से प्रेशर आने लगा, जो आम आज हर एक नाटक वाले के साथ होता है। क्योंकि काम नहीं है, पैसा नहीं आता इस काम से, मन तो भरता है, पेट नहीं भरता है। तो पेट भरने के लिए क्या किया जाए, तो ये एक उलझन तब सामने आई कि कैसे करें। सरकार से पैसा मिलेगा नहीं नए लोगों को, और मिलेगा भी तो कितनी देर मिलेगा, ये भी कोई सैलरी नहीं है, कोई रेगुलर इनकम नहीं है। ऐसे उलझन कई समय तक रही दिमाग में कि कैसे जिंदा रखें अपनी कला। फिर कुछ 6 महीने तक नाटक करना बंद कर दिया और काम करता रहा, पर वहां मन नहीं लगा। फिर सोचा कि कुछ खोज करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। तो बचपन से, जब से मैंने मतलब थिएटर के शुरुआती दिनों से ही
थिएटर के बारे में तो थोड़ा सा जानने की कोशिश थी, पहले कौन लोग काम किया, तो किस लोगों का काम कैसा था। तो मुझे हबीब तनवीर और सफदर हाशमी के बारे में मालूम पड़ा, और उनके उनके कुछ नाटकों को पढ़ के और उनके कुछ नाटकों की चर्चा सुन के मैं बहुत इंस्पायर होता। मगर हमारे वहां पे मतलब प्रोसीनियम के अलावा कोई और दूसरे फॉर्म में कोई काम नहीं काम नहीं होता। नुक्कड़ नाटक होते हैं, पथो नाटक होते हैं, पर वो उनका भी एक लिमिटेशन होता है, उनका भी एक बंधन होता है, और ज्यादातर पॉलिटिकल थिएटर होता है। और कैसे उस पॉलिटिकल थिएटर से हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, वो भी मतलब मुझे भी नहीं लगता था कि ऐसे पथो नाटक करके भी क्या हम लोग जिंदा रह सकते हैं, कैसे कलाकार को काम कैसे मिलेगा, पैसे कैसे मिलेंगे, उसका घर कैसे चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हर एक कलाकार के अंदर होते हैं, मेरे अंदर भी थे। तो एक समय में आकर बिल्कुल जब थिएटर छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, तो तब कहीं अंदर से लगा कि नहीं, शुरू करते हैं फिर से वापस। तो ये कुछ कहानियां मैंने सुनी और पढ़ी, और सोचा कि मैं अब इन कहानियों पे काम करूंगा, बिना किसी स्टेज के, बिना किसी सेट, म्यूजिक, लाइट, इन सब चीजों को छोड़ के, क्योंकि ये सब करने के लिए पैसा चाहिए और वो हमारे पास नहीं। तो बिना ये सब किए, बिना मंच के, अगर हम कुछ ऐसा बना सके तो हम कैसा होगा, उसके बारे में सोचने लगे। कुछ एक दो नाटक ऐसे मैंने बनाए, पर वो कामयाब नहीं। फिर मैंने ये माँ मुझे टैगोर बना दे, एक पंजाबी स्टोरी, उसका हिंदी अडॉप्टेशन मैंने पढ़ा, और ये कहानी मुझे लगा कि ये कहानी स्कूल में काम आ सकती है। तो मैंने कुछ 4-5 लोगों को जुटाया, कलाकारों को, एक्टर्स को, और उन मैंने डायरेक्ट किया और उन्होंने एक्ट किया। एक शो हुआ, उसके बाद वो आगे शो करने के लिए राजी नहीं हुए। मैंने कहा कि चलो हम लोग ट्रैवल करके शो करेंगे, स्कूल्स में जाएंगे, पर कोई तैयार नहीं हुआ। फिर एक लड़का तैयार हुआ, बोला कि मैं करूंगा। मैंने कहा आप करो, मैं आपको डायरेक्ट करता हूँ। फिर उसने उसका सोलो किया, और उसने एक शो किया, उसके बाद वो उसने भी आगे कंटिन्यू नहीं किया। अब मैं अकेला रह गया, तो मैंने सोचा मैं करता हूँ। तो वो कहानी 2009 में, वो एक आइडिया इस या इस जर्नी का शुरू हुआ। फिर उसके दौरान भी मैं बहुत सारे ग्रुप्स के साथ काम करता रहा, एज ए एक्टर, एज ए बैक स्टेज वर्कर, लाइट्स, म्यूजिक, डायरेक्शन में काम करता रहा। पर प्रोसीनियम थिएटर से कहीं से कह सकता हूं कि बहुत गुस्सा था मेरा, कि जो स्ट्रक्चर है ये हमको मजबूर करता है, हमको लाचार बना देता है। अब कोई नाटक करने के लिए सोचेगा तो उसको पहले 50 चीजें चाहिए, तब जाके वो नाटक करेगा। इतने बंधन क्यों हैं, इतनी रुकावटें क्यों हैं? मैंने कहीं सुना था कि कलाकार, एक अभिनेता अपने आप में एक नाटक है। ये कहीं एक लाइन बहुत पहले जब शुरू किया था थिएटर, तब मेरे दिमाग में थी, किसी ने लिखा था कि एक अभिनेता अपने आप में एक पूरा थिएटर है। तो ये बार बार सोचता था कि एक अभिनेता अपने आप में पूरा थिएटर कैसे है? अकेला अभिनेता कैसे पूरा थिएटर हो सकता? तो फिर मुझे ग्रीक थिएटर के बारे में पढ़ा। तो ग्रीक थिएटर की शुरुआत ही एक आदमी से हुई, एक एक आदमी ने ही शुरू किया, पर प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई एग्जाम्पल मेरे सामने नहीं थी कि एक ही आदमी सब कुछ करे और वही पूरा नाटक हो जाए, और स्टेज भी नहीं चाहिए हो, म्यूजिक नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसको ऑडियंस चाहिए। ये दिमाग में आइडिया तो कुछ ऐसा था नहीं। और जो नॉन प्रोसीनियम जो प्रोसेस है, और इसके बारे में जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, तो मुझे कुछ एक दो एग्जाम्पल सामने आई, जैसे बादल सरकार है, और हबीब तनवीर साहब भी ऐसे ही नाटक बनाते थे बहुत। वो गांव में जब फोक थिएटर करते थे, तो वो भी कहीं भी चले जाते थे और कहीं भी मंच लगा देते थे, कहीं भी शुरू कर देते थे। कोई एक एक टेंट लगा के उसके नीचे नाटक शुरू हो जाता था, कहीं गांव में चौपाल पे कर देते थे, पर वो पूरे ग्रुप के साथ होता था। एक आदमी का एग्जाम्पल मुझे कहीं नहीं मिला कि एक आदमी कैसे करेगा।
और उसके बाद लोगों को कैसे जुटाएगा, ऑडियंस को कैसे बुलाएगा, ऑडियंस को एक जगह बांधेगा कैसे। तो ये बहुत सारी चीजें थी। तो फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि कहानी जो मैं अभी कर रहा हूँ, माँ मुझे टैगोर बना दे, ये कहानी सीधा स्कूल के साथ जुड़ती है, बच्चों के साथ। तो क्यों ना सीधा स्कूल में जाऊं और स्कूल से बात करूं। तो मैंने शुरुआत में 2009 के अंत में 2010 आते आते स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। तब मुझे इसका प्रोसेस नहीं पता था कि कैसे मैं कहानी सुनाऊंगा। तो मैं सीधा जाता था और बच्चों को बिठाता था और बच्चों को बोलता था आओ मैं तुमको कहानी सुनाता। तो वो प्रोसेस और वो उसका जो कंसेप्ट है वहां बिल्ड होना शुरू हुआ जब मैं बच्चों को कहानी सुनाने लगा। तो मैंने बच्चों के रिएक्शन से ही, जैसा बच्चों ने रिएक्ट किया, जैसा बच्चों ने एक्सप्रेस किया, उसी से मैंने इसका डिजाइन बनाना शुरू किया। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो है पहले से प्लान नहीं था। यानी ये स्क्रिप्टेड नहीं है। नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई डिजाइन भी नहीं सोचा, सीधा गया, कहानी याद है कि कहानी ये है, और जाके बच्चों के बीच में बैठ गया और बच्चों को कहानी सुनाना शुरू किया। ऐसा 30-40 बार कर दिया। फिर मैं बच्चों से पूछता था अच्छा कहानी में क्या अच्छा लगा, आप बताइए इसको कैसे करेंगे। तो बच्चे बताते थे कि अच्छा अगर आप इस जगह पे अगर आप दौड़ के वहां चले जाते और वहां से ऐसे आते तो और अच्छा होता। तो फिर बच्चों का जो एक्सपीरियंस था उसको ऐड करते करते, और उसके साथ साथ जब जैसे गांव में मैं गया, गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके साथ ये कहानी कनेक्ट हो जाती है, वो सीधा जुड़ जाती है। वो बच्चा पढ़ाई करना चाहता है और उसके पिताजी उसे पढ़ा नहीं सकते, बहुत हार्ड स्ट्रगल करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ वो कहानी कनेक्ट हो जाती है। तो फिर वो बच्चे अपने एक्सपीरियंस बताते। फिर जब उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस बताना शुरू किया, तो उनके एक्सपीरियंस को भी मैंने इस नाटक में डालना शुरू किया। तो वो कहानी जो थी मोहन भंडारी जी की, वो कहानी पूरी तरह बदल गई। अब ये कहानी उस कहानी से इंस्पायर है, उस पर बेस्ड भी नहीं है, उससे इंस्पायर है। तो बस तब ये यात्रा शुरू हुई 2010 में, और 2010 से मैंने लगातार फिर घूमना शुरू किया। धीरे धीरे इसका डिजाइन बना, इसमें नए नए कैरेक्टर जुड़े। पहले ये 15 से 20 मिनट का था, फिर आधे घंटा हुआ, 40 मिनट हुआ, अब ये कई बार 1.5 घंटा भी होता है, कई बार 2 घंटा भी होता है। तो ये पूरा एक रैंडम प्रोसेस में ही इसको बनाया है, और अभी ऐसे ही रखा है इसको, इसका कोई बैरियर नहीं है, ये कहीं भी जा सकता। লাকি জি নিজেকে ट्रैवलिंग एक्टर बोले थे। हाँ तो आपके लिए तो ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ लेकिन आजकल जो प्रोसिनियम हम लोग जो जिला का जो नाट्य ग्रुप है, थिएटर ग्रुप है, ऑडियंस का बिल्कुल खाली है। तो ऑडियंस के बारे में आप थोड़ा बताइए। ये ऑडियंस, आपका नाटक ऑडियंस के पास आ गया, जो प्रोसिनियम स्ट्रक्चर है ऑडियंस को जाना पड़ता है नाटक के पास, यही एक रीजन है। तो आप निकल आए जम्मू से। हाँ, ये भी एक मेन रीजन है, क्योंकि जो मैंने देखा है, मैंने लगभग 15 से 20 नाटकों में अभिनय किया है। कई नाटकों में मेन लीड भी किया है, कई डायरेक्शन में काम किया है, कई नाटकों में बच्चों के साथ बहुत सारे नाटक बनाए ये करने से पहले। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ तो फिर भी आप लोग टिकट खरीद कर देखने जाते हैं, मगर जिस स्टेट में मैं हूँ वहां पर हम इनवाइट करते हैं, लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, फिर भी है, लोगों के घर जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि ये हमारा नाटक देखने है, फिर भी लोग नहीं आते। हम लोग का ऐसा ही हो रहा है अभी। यहाँ भी ये वैसा ही हो रहा है। अभी ये ऐसा थोड़ा ही सा एक चेंज मुझे लगता है, ये पिछले 10-15 सालों से ये आया है, जब से इंटरनेट, मोबाइल फोन, नई टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये जितना ज्यादा एक्सप्लोर होने लगा, अब लोग कहीं ना कहीं एक
एक बॉक्स के अंदर ही बंद हो गए, अपने घर में ही बंद हो गए। अब लोग उस मोबाइल ने इस तरह से बांध दिया है, चाहे बच्चे हों बूढ़े हों। अब मोबाइल पर आप देखें कि मोबाइल पर पूरा टाइम वीडियो देखते रहते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि अच्छा नाटक है आपका तो वीडियो वीडियो भेज दो, वीडियो भेज दो, हम यह देखें। तो अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि एक लाइव परफॉर्मिंग आर्ट में और इसमें डिफरेंस क्या है। अब लोग क्या है, एक और कारण है कि अब जिस तरह से पैसे की दौड़ है, अब लोगों के पास समय कम है, लोग ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करना चाहते हैं। घर बनाएंगे, एक बड़ा सा एक अच्छा आलीशान घर हो, गाड़ी हो, घर में सब सुख चैन हो, उसके पीछे भागते भागते इन चीजों से दूर हो। लाइफ का मतलब चेंज हो गया। हाँ, उसके अब टाइम नहीं, समय नहीं है। लोग कहते टाइम इज मनी, डेफिनेशन ये है टाइम इज मनी। So why we are going to see a drama and we are wasting such time 2 hour 3 hour in watching a play? So उस 3 घंटे में 2 घंटे में कोई काम करके कुछ पैसे कमाएंगे, नाटक से क्या होगा? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत सारे लोग, खाली मैं नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के वो बोल रहे हैं कि अच्छा आप नहीं आ सकते, हम आपके घर पे आ जाते हैं, आप हमें आधा घंटा दे दो, हम आपको आपके घर में नाटक दिखा। तो वो चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है। हमें नाटक को भी इस तरह से मोल्ड करना होगा। और जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने इम्प्रोवाइज नहीं किया, उसकी हालत हम देख रहे हैं कि अभी दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर, दिल्ली जैसे शहर में कई मैंने ऐसे बड़े प्रोडक्शन देखे हैं जिन प्रोडक्शन पे 10 लाख रुपए खर्च होता है, 5 लाख रुपए खर्च होता है, और जब उनका शो होता है तो वहां पर सिर्फ 50 लोग देख रहे होते हैं। तो इतने बड़े बड़े कलाकार इतना काम करने के बाद 50-100 लोग हैं, जैसे श्रीराम सेंटर है, 600-700 की कैपेसिटी के बाद वहां पर बहुत समय से, लगभग पिछले 10 सालों में मुश्किल से 10 शो भी ऐसे नहीं हुए होंगे जो हाउसफुल हुए होंगे और लोगों की लाइन लगी होगी बाहर। ऐसे एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में जो सबसे सेंटर पॉइंट है थिएटर का, यहाँ भी 15 साल पहले होते थे हाउसफुल, अब सिर्फ 1 या 2 कोई ऐसा कोई बड़े स्टार अगर जुड़ जाए या नाटक बहुत अच्छा हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, तब हाउसफुल होता है, अदरवाइज हाउसफुल वहां नहीं होता। अब चेंज हो गया वो चीज, जहां आप पहले हम 500 लोगों को लेकर चलते थे थिएटर के लिए, आज हमें 100 लोगों को लेकर चलना होगा। हमें ये सोच के चलना होगा कि हम एक टाइम पे 100, 150, 200 लोगों को ही नाटक दिखा पाएंगे। 500 लोग, 1000 लोग, वो टाइम यहाँ नहीं है। शहर में, गांव में है, कस्बों में है, यहाँ पे नहीं। तो गांव में हम लोग तो, मतलब मेरा एक्सपिरियंस है যে নাটক গ্রামের মানুষ দেখে না। আমাদের এখানে যে গাঁও কে লিয়ে যাত্রা है, नाटक पहुंचलो ना पहुंचते चाइलो ना, हम ये मुझे पता नहीं। नहीं, नाटक तो पहुंचा नहीं गांव तक, गांव तक पहुंचा ही नहीं। नहीं, ये कि स्ट्रेटेजी हो गया ना हम लोग। स्ट्रेटेजी नहीं है ये। नाटक सिर्फ उन लोगों ने बिहार का आप तो बहुत घूमे ना। हाँ। बिहार, यूपी, उधर गया कि नाटक उधर क्या होता है? गांव में सब जगह नाटक है, ऐसा नहीं है कि नाटक बिहार में नहीं है। बिहार में बहुत थिएटर हो रहा है, मगर उन कस्बों में भी नाटक को एक जगह पर बांध दिया। ये क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है? उसके पीछे कारण है कि हम जिस स्ट्रक्चर में बांध रहे हैं नाटक को, हमें इससे पैसा भी बनाना है। हमें इस नाटक से पैसा भी बनाना है और तभी हमारा वो नाटक चलेगा। अगर हम खुले में परफॉर्म करेंगे, सड़कों पे जाके, गांव में जाके, तो कोई हमको पैसा नहीं देगा। प्रोसिनियम थिएटर एक तरह से, मतलब आप मान के चलिए कि हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं इसको कमर्शियलिज्म की तरफ, इसको कमर्शियल बनाने। तो प्रोसिनियम थिएटर है, जैसे बिहार में भी थिएटर होता है, दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, सब जगह टिकट से लोग आते हैं, वो एक अलग बात है। पर जो बात गांव की कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि जिन लोगों ने नाटक नहीं देखा, उन लोगों को तो हमें शुरू में फ्री में ही दिखाना पड़ेगा। उनके पास पैसे नहीं है, वो हमारा नाटक देखने के लिए 500 रुपए नहीं खर्च कर सकते।
पर वो हमारे नाटक को देखने के बाद हमें 10, 20, 50 रुपए दे सकते हैं अगर उनको अच्छा लगता है। तो उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और उसको जोड़ने के लिए तो सरकार आपको पैसा देती है, बड़े बड़े ग्रुप को पैसा देती है, पर वो फिर क्यों एक ही जगह एक ही तरह की ऑडियंस के बीच में नाटक कर रहे हैं? वही भी मेरा प्रश्न है। हाँ, उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग दिमाग से बहुत बड़े हो गए, थिएटर वाले दिमाग से बहुत बड़े हो गए और मन से छोटे हो गए। मतलब कई सारे कलाकार ऐसे हैं जो कभी बिना स्टेज के परफॉर्म नहीं करते। बहुत लोगों को मैंने देखा कि ये क्या स्टेज है, यहाँ मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है। कई लोग ऐसे सोचते हैं। अब अगर आप वही परफॉर्म करते रहेंगे प्रोसिनियम में उन लोगों के लिए जो लोग गाड़ी में आते हैं, जिनके पास पैसा है, तो हम लोग जो कहते हैं कि थिएटर फॉर ऑल, सबके लिए है थिएटर, तो वो तो बात गलत है ना फिर। सही। गांव में भी जाना चाहिए आपको। मैं तो ये यहाँ तक कहूंगा, जैसे एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेटरी कंपनी, उसको गांव गांव में जाकर थिएटर करना चाहिए। वो घूमते हैं पूरे देश में, मगर वो सब जगह प्रोसिनियम स्टेज पे बड़े बड़े हॉल में परफॉर्म करते हैं, और उनको देखने के लिए कौन आता है? अमीर लोग, जिनके पास पैसा है। और जैसे किसी फेस्टिवल में जाते हैं, बड़े फेस्टिवल में, तो वहां भी वही लोग आते हैं। क्या एनएसडी रेपेटरी के नाटक को कोई रिक्शे वाला देखता है क्या? कोई रिक्शे वाला जाके देख सकता है? नहीं देख सकता। तो अगर गांव का किसान नाटक नहीं देख रहा, अगर गांव का एक छोटी सा ठेला लगाने वाला आपका नाटक नहीं देख रहा है, तो आपका नाटक कंप्लीट नहीं। आपका नाटक एक वर्ग के लिए है। आपके नाटक में या वो ताकत नहीं है, या आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप सबको एक साथ जोड़ सकें। आप सबके लिए करिए, अमीर के लिए भी करिए और गरीब के लिए भी करिए, सबको एक साथ जोड़िए। तो ये थोड़ा एक मेरा मानना है कि नाटक सबके लिए होना चाहिए। प्रोसिनियम फॉर्मेट जो है वो ब्रिटिश लेकर आए इंडिया में। उससे पहले तो हम लोग छोटे छोटे मंच बना के, मतलब मंच तो पहले भी था, नाट्य शास्त्र के अनुसार मंच तो पहले भी था, पर वो हमारा जो मंच था वो बहुत ऑर्गेनिक फॉर्म में बनते थे। उसमें हम लोग बहुत ऑर्गेनिक वे में नाटक करते थे। चौपाल और एक मंच बना के, एक पंडाल बना के हम लोग नाटक करते थे। उसमें लोग आते थे, उसमें सब लोग जुड़ते थे, एक सभी वर्ग के लोग आते थे, छोटी जाति के भी आते थे, बड़ी जाति के भी आते थे। वहां पर भेदभाव नहीं था अक्सर, अधिकतर जगहों पर। अभी का जो ये बॉर्डर है प्रोसिनियम का, इसमें आम आदमी नहीं जा सकता। और एक बार बार मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि 150 करोड़ की आबादी देश की इस समय, 150 करोड़ की आबादी में जो रेगुलर थिएटर की ऑडियंस है, जो लगातार थिएटर देखने आते हैं, जिनको आप बुद्धिजीवी कहते हैं, जिनको आप थिएटर की असली ऑडियंस कहते हैं, वो कितने होंगे? 5 करोड़ भी नहीं होंगे। नहीं। 5 करोड़ भी बहुत नंबर है, बहुत। तो फिर 140 करोड़ का क्या? उनको क्यों नहीं जोड़ा? हाँ, ये कह सकते हैं आप कि नाटक सबके लिए नहीं है, सबका टेस्ट नहीं है। और नाटक तो, अगर हम थिएटर की बात करते हो, आज जो मॉडर्न इंडियन थिएटर को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, हम तो जब तक लोगों को जोड़ेंगे नहीं, लोगों को नाटक नहीं समझाएंगे, तो हम कितना विकास कर पाएंगे नाटक। और मुझे लगता है कि नाटक सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, सिर्फ एक इंटरटेनमेंट नहीं है। नाटक, थिएटर इज जस्ट लाइक ए थेरेपी। कोई आदमी दुखी है, परेशान है, अगर आपका कोई नाटक उसको हंसा देता है, तो वो एक थेरेपी। अगर आदमी कोई हताश है जीवन से, उसके जीवन में बहुत दुख है, तो अगर आपका नाटक उसको एक उम्मीद देता है आगे बढ़ने की, तो वो थेरेपी हुआ ना। इंटरटेनमेंट सिर्फ इंटरटेनमेंट तो नहीं। तो ये इसके आगे जाकर सोचने की जरूरत है कि इतने करोड़ों लोग हैं जिन्होंने नाटक नहीं देखा, उनको नाटक दिखाया जाए। अब आपका वही सवाल पे वापस आता हूं कि कलकत्ता में हॉल खाली है,
50 लोग हैं, 70 लोग हैं। तो यही काम तो किया ना हमने पिछले 20 साल। एक ही वर्ग के लिए नाटक किया, एक ही तरह की सोसाइटी के लिए नाटक किया, तो दर्शक कहां से आएंगे? अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी आने वाले 20 सालों में आप लोग देखेंगे, मैं कलकत्ता की बात करूं, कलकत्ता में 90% ऑडियंस वो है थिएटर की रेगुलर, जिनकी उम्र 40 से 45 साल के ऊपर है। 40 साल से 60 साल के बीच के लोग, ये है ना। आप आज मेरा नाटक देखिएगा, इसमें भी मैक्सिमम 40 के ऊपर के लोग हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, जिनको थोड़ा उन्होंने नाटक को समझा है या खुद नाटक करते हैं, ऐसे लोग ही तो हैं। अब ये और कितने साल नाटक देखेंगे? देखेंगे उसके 15 बाद साल, क्या? 15 साल, 20 साल, सही बात 20 साल। उस और 20 साल के बाद किसको दिखाएंगे? 20 साल के बाद आप टारगेट करेंगे जो आज 10 साल के बच्चे हैं या 15 साल के बच्चे हैं, उनको पकड़ेंगे ना। आप देखो, जो आज 10-15 साल के बच्चे हैं वो मोबाइल में इतना बिजी है, बिजी है। उनके लिए नाटक कुछ नहीं है, उनको नाटक वाटक नहीं देखना है, उनको गेम्स खेलनी है, उनको उनको यूट्यूब चलाना है, उनको उनको फेसबुक चलाना है, उनको इंस्टा चलाना है, उनको रील्स बनानी है। तो आपने वो कंसेप्ट ही नहीं दिया उनको, जो आप 15 साल के बाद आपकी ऑडियंस बनेगी, तो 15 साल के बाद, 20 साल के बाद ऑडियंस कहां से आएगी? तो मैं यही एक बात को लेकर, इस आइडिया को लेकर चला था कि मुझे बड़े लोगों के लिए नाटक करना नहीं। शुरू से मेरे दिमाग में था कि मुझे बड़े लोगों के लिए करना ही नहीं है, मुझे करना है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों। तो ये जो नाटक था माँ मुझे टैगोर बना दे, इसको मैंने शुरुआत के 300-400 शो तो सिर्फ स्कूल में किए, छोटे बच्चों के स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल। और जो मैंने देखा, इतना गहरा असर बच्चों के मन पे होता है। अब मैं 13 साल से ट्रैवल, 14 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। जैसे मैं यूपी के किसी शहर में गया था आज से 8 साल पहले, मैं वापस वहां नहीं जा सकता। जैसे मैं मध्य प्रदेश के एक शहर में गया था 2015 में, मैं वापस वहां गया 2022 में। जब मैं वापस वहां गया, मैंने जिस स्कूल में परफॉर्म किया था उससे थोड़ी दूर एक कॉलेज में गया, और उस कॉलेज में मुझे कम से कम 50 बच्चे वो मिले जिन्होंने मेरा 6ठी क्लास में नाटक देखा था, जब वो 6ठी क्लास में थे या 7वीं में थे। वो बच्चे इतने सालों के बाद मुझे पहचान गए, उनको एक एक बात याद है, उनको एक एक मोमेंट याद है। वो बच्चे, कई बच्चे आकर मुझसे मिलकर रोना शुरू कर दिया उन्होंने, कि वो हमें वो मोमेंट याद आ रहा है कि जब हम आपका नाटक देखा था। तो एक एक दो नाटक से कोई चमत्कार नहीं होगा, एक कोई माँ मुझे टैगोर बना दे से कुछ नहीं होगा। सब लोगों को रूट्स में वापस आना चाहिए, जमीन पे वापस आना चाहिए। जिन लोगों के पीछे हम भाग रहे हैं, जिन लोगों को नाटक दिखा रहे हैं, जो मैच्योर ऑडियंस है, उनके यहाँ पे कुछ बदलना बहुत मुश्किल है। जो एक आदमी 50 साल का है, उसकी अपनी एक सोच तय हो गई, वो किसी की नहीं, किसी चमत्कार से बदलेगा नहीं। बदल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि बदल नहीं सकता, पर उम्मीद कम है। आप बदल सकते हैं तो उस कच्चे मन को बदल सकते हैं, जो एक छोटे से स्कूल में बैठा बच्चा है क्लास में, उसको जाकर नाटक दिखाइए, और वो अगर उसके अंदर, उसकी चेतना में कुछ बदलाव आया, अगर उसके मन में कुछ बदला, आपने एक बीज बोया कला का, साहित्य का या भावनाओं का, तो आने वाले 10 साल के बाद कहीं ना कहीं वो बीज अंकुर फूटेगा। जैसे मतलब आप बंजर जमीन पे फेंक दीजिए, आप बीज फेंक दीजिए और चले जाइए, आपको पता है कि कौन सा बीज का पेड़ बनेगा? नहीं पता। तो ये जो बच्चों के लिए काम करना, ये उसी बीज की तरह है। आप बीज डाल दीजिए, और अगर आप बीज डालकर पानी दे देते हैं, खाद दे देते हैं, तो वो पेड़ बन जाएगा। पानी खाद देने का मतलब, अगर आप उन बच्चों के साथ रेगुलर काम करते, तो मेरा मानना है कि नए दर्शक बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और प्रोसिनियम थिएटर से मुझे कोई मतभेद नहीं है,
मैं प्रोसिनियम थिएटर में भी परफॉर्म करता हूँ अपनी शैली में। पर प्रोसिनियम थिएटर एक बंधन है, एक बैरियर है, एक्टर के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। एक्टर उस बक्से में जितना एक्सप्लोर अभी तक करना था बहुत कर चुके, बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, लाइट्स को लेके, क्राफ्ट को लेके, स्टेज को लेके। अब उसमें लिमिटेशंस बहुत है, और उसके साथ साथ जो एक बैरियर है एक्टर और ऑडियंस के बीच में, उसको तोड़ पाने में बहुत सारे लोग सक्षम नहीं। अगर हमें इसके आगे जाना है तो हमें वहां से उतरकर वापस अपने फॉर्म्स की तरफ आना पड़ेगा, अपने फोक फॉर्म्स की तरफ आना पड़ेगा। तो फोक फॉर्म में तो कभी भी कोई बैरियर है नहीं, वो तो इतना बड़ा संसार है लोक लोक नाट्य का, लोक संगीत का। उसमें अभी भी बेशकीमती रत्न हीरे मोती है, उनमें से ढूंढना पड़ेगा। আচ্ছা, আপনি বলছেন, আপনি যে কথাটা বললেন, এটা তো একটা মানুষ ভাবলে হবে না, এক মানুষ কা কোই বাত নেই। এনএসডি এত বড় ইনস্টিটিউট, বহুত বড় ইনস্টিটিউট, তো ওরাও তো ভাবছে না। মানে আপনার কি মনে হয় যে আহ, আপনি যেগুলো বললেন আমরা প্রায় সবাই মানি, কিন্তু হ্যাঁ, हम लोग सब मानते हैं যে ये तो सच बात है। हाँ, যে अभी जो सिचुएशन खड़ा हुआ, तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये लोग सोचते नहीं। ये थोड़ा सा इसमें बात यह है कि जिनको एनएसडी तो कोई मतलब कोई सरकार नहीं चलाती, एक संस्था है जिसको थिएटर के लोग ही चलाते हैं, और ज्यादातर अधिकतर वही लोग जो वहां से पढ़े हैं, स्कूल से पढ़े हैं, वही वहां पढ़ाते हैं, वही वहां के निर्देशक होते हैं, वही पास होके वही वहां पर एज ए फैकल्टी आते हैं। एनएसडी से बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत गुणी लोग हैं, पर पिछले कुछ 2-3 दशक से 20-25-20-30 सालों से जितना ज्यादा एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और संगीत नाटक अकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जितना ज्यादा पैसा आना शुरू हुआ, फंड्स आने शुरू हुए, तो जो लालची लोग थे थिएटर में जो है अभी, उन लालची लोगों ने एक अपना अलग एक ग्रुप बनाना शुरू किया, और जो अच्छे लोग थे उनको साइड लगाना शुरू किया। अब धीरे धीरे करके वो जो अच्छे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जो जिनको जिनको होना चाहिए वहां पर, उनमें से कोई भी वहां नहीं। और अब जो जो वहां नौकरी कर रहे हैं, अब जो सरकारें आई, उन्होंने भी उसको दबाना चाहा एनएसडी को और बाकी सब चीजों को, क्योंकि नाटक वाले नाटक करके कुछ सरकार के खिलाफ या नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं, तो नाटक वाले को पैसा दे दो, पैसा दे दो, वो बंद हो जाएगा। और अगर बोलेगा तो पैसा बंद कर देंगे, क्यों बोलेंगे? अब जितने जो लोग सरकार से पैसा लेके नाटक करते हैं, वो सीधे तौर पर सरकार के सामने खड़े नहीं हो सकते। तो अब ये जो नीति है सरकार की, अब इसी नीति पर चलते हुए सरकार ने वो सब चीजों पर अपना एक कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और एनएसडी पहले के समय एक अच्छा संस्थान था, अब वहां कुछ नहीं होता। मतलब जो भी पिछले 10-15 सालों से जो लोग हर साल जा रहे हैं, मतलब पूरे देश में सिर्फ 20 सीट है, 20 सीट है, 20 लोगों को चुनते हैं, 1000 से ज्यादा लोग वहां आते हैं। उसमें भी कुछ फेवरेट लोग होते हैं, कुछ सिफारिश आ जाती है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का कोई भतीजा है, चाचे का लड़का है, कुछ है, 1-2 वो निकल जाते हैं। कुछ टीचर्स लोगों के भी अपने रिलेशन में हो सकते हैं, तो 2-4 वो आ जाते हैं। उनमें से थोड़े से लोग सेलेक्ट होके आते हैं, और 95% अभी के टाइम में जितने वहां जा रहे हैं, यही सोच लेके जा रहे हैं कि 3 साल पढ़ाई करेंगे, नाटक सीखेंगे और यहाँ से
सीधा मुंबई चले जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं नाटक से। आते हैं सब लिखते हैं कि हम ये सीखने के बाद नाटक करने जाएंगे अपने गांव में, पर जाता कोई नहीं। और इसका एक और भी कारण है, क्योंकि जिस तरह की पढ़ाई वहां पर कराई जा रही है, वो ये नहीं पढ़ा रहे कि तुम गांव में जाकर नाटक, वो ये पढ़ा रहे हैं ये नाटक है, ये इस नाटक को करने के लिए तुमको 2 लाख रुपए चाहिए, तुमको ऐसा सेट बनना चाहिए, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, तुम्हारे कॉस्ट्यूम ऐसे होने चाहिए, पूरी तरह वेस्टर्न ट्रेडिशन थिएटर। इंडियन ट्रेडिशन कहाँ है? इंडियन ट्रेडिशन कहता है कि आपके पास एक गमछा है ना, वही सब कुछ है। इंडियन ट्रेडिशन ये कहता है। एक फोक आर्टिस्ट एक डफली लेके आता है और एक डफली के साथ ही अपनी पूरी कला दिखा देता है। एक आदमी डमरू लेके आता है, गाना गाता है, कहानी सुनाता है और सबको जो उस नाटक के साथ जोड़ देता है। तो फिर आपका जो आप पढ़ा रहे हैं वहां पे, तो वो तो हमारा भारतीय दर्शन नहीं है। हमारा भारतीय दर्शन तो क्रिएट करता है, ये क्रिएट नहीं कर रहा है। ये बहुत सारी जगह पर एक स्ट्रक्चर में बांधने का एक प्रयास है। तो अब धीरे धीरे चेंज होगा। अभी एनएसडी तो अभी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक कब्जा कर लिया। अभी एक नाटक एनएसडी रेपेटरी ने बनाया, विषम सानी का एक नाटक था तमस। तमस तमस बहुत फेमस। तमस जो था, तमस आजादी के समय जो हिंदू मुसलमान जो दंगे हुए उसके ऊपर आधारित है। बंटवारा और बंटवारे के पीछे जिन नेताओं ने वो दंगे करवाए और जिन नेताओं को उन लीडर्स को क्या फायदा हुआ उससे, वो दंगे करवा के उनको क्या फायदा हुआ और वो क्या सोच थी दंगे करवाने की, पूरा नाटक उसी पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। नाटक कोई भी एनएसडी में सेलेक्ट होता है, उसके लिए एक पूरा पैनल होता है। वो पैनल नाटक को पढ़ता है, नाटक पे चर्चा होती है, फिर वो नाटक जाता है एक्टर्स के पास रीडिंग के लिए। उसके बाद भी एक चर्चा होती है कि नाटक किया जाना चाहिए कि नहीं, फिर डिसाइड होता है। यहाँ क्या हुआ, तमस के साथ अभी कुछ महीने पहले नाटक तैयार हुआ, 2 महीने पहले नाटक तैयार है, टिकट्स बिक चुकी है, हॉल का सब कुछ हो चुका है, 1 हफ्ते के बाद नाटक होना है। तो एनएसडी के डायरेक्टर जाकर उसको देखकर एक बार और उसको नाटक को बंद कर देते हैं टेम्पररी कि इसका बुकिंग बंद कर दो, ये नाटक अभी हम नहीं कर रहे। टिकट बिकने के बाद और उनसे पूछा जाता है कि क्यों, तो वो कहते हैं कि राइटर के साथ कोई कॉपीराइट का हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हम नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं कि अगर ये जो कॉम्युनल जो राइट्स हैं उसके ऊपर कोई नाटक होगा तो आज के टाइम में किसको नुकसान होगा, किस गवर्नमेंट को नुकसान होगा, कौन ऐसा कर रही है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, पर जितनी भी पार्टीज हैं सब ये करती हैं। चाहे यूपी की बात करो, बिहार की बात करो, गुजरात की बात करो, हर जगह लोग एक दूसरे को लड़ा के ही अपना फायदा करवाएगा। तो ये हालत वहां की है। तो अभी आप इसकी बात छोड़ दीजिए, मैं वापस आता हूं। एक आदमी क्या कर सकता है? एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, मैंने फील किया है और मैं फील कर रहा हूं। और किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को बदल लो तो धीरे धीरे लोग बदल जाएंगे। आज मेरा काम देख के बहुत सारे एक्टर्स इंस्पायर होके ऐसे नाटक बना रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लोग ऐसे। बंगाल में बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, कर रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पर लोग ऐसा कर रहे हैं। तो 1-2 लोग भी इंस्पायर होंगे तो कहीं ना कहीं इसके सामने खड़े होकर चैलेंज करेंगे इस गलत प्रैक्टिस के सामने। আজকে শো আপনার কত নম্বর শো লাকি जी? आज का शो 1200 तो क्रॉस कर गया। आज 1245 1245তম শো আজকের শো। আপনি এই যে টোটাল এত বছরের জার্নি সারা দেশ জুড়ে কিছু সুইট মেমোরি যদি একটা দুটো বলেন বাচ্চাদের নিয়ে, একটা দুটো। बहुत सारी मेमोरीज हैं
অল্প করে ছোট্ট করে শুনি। एक स्कूल में परफॉर्म कर रहा था। 12वीं 12th क्लास के बच्चे बैठे, शुरू में बच्चे बहुत हंस रहे थे। एक सीन आता है, अगर आप यहाँ रुकेंगे वो देखेंगे। उस सीन में जो नाटक का किरदार है वो एक कविता लिखता है अपनी माँ की, और वो कविता सुनाता है बच्चों को, कहता है कि मैं तुमको अपनी माँ पे मैंने एक कविता लिखी है, मैं तुमको सुनाता हूँ। तो वो कविता सुनाते सुनाते किसी एक ओल्ड लेडी के पास चला जाता है और उसके पांव दबाने लगता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको अपनी माँ माँ की तरह एक्ट करता है। अब वो जब उसको किसी लेडी को ऐसा वो करेगा, ऑलरेडी वो लेडी उस भाव में चली जाएगी, उस इमोशन में। तो वो जब मैंने वो किया उस लेडी के साथ, तो मैंने उसके ऐसे टांग पर ऐसे हाथ सर रखा उसके इधर, उसने रोना शुरू कर दिया, और वो रो रही है और उसके आंसू मेरे चेहरे पे गिरे, और वो प्यार कर रही है मुझे। ये देखते ही एक लड़का था सामने, लगभग वही 16-17 साल का, इतना भावुक हो गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा और उठ के चला गया वहां से। तो बाद में हम जाके मिले उससे, उसने कुछ नहीं बोला, मुझे गले लगाया और मुझे बोला सर आप अपना नंबर दे दीजिए। नंबर ले लिया मेरे से। रात को लगभग 10 बजे के करीब मैं सोने वाला था, मुझे एक कॉल आया, एक लेडी ने फोन किया कि आप उस स्कूल में गए थे। हाँ जी। वहां पर आपको एक लड़का मिला था। हाँ बिल्कुल मिला था, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। और ये बात बोलते बोलते वो रोना शुरू, रोते रोते बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर एक आदमी ने फोन पकड़ा और उसने कहा कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत अर्जेंट। मैं थोड़ा डर गया, क्या उस लड़की के साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, मैं इस होटल में ठहरा हूँ, आप आ सकते हैं, क्योंकि मैं सुबह जल्दी चला जाऊंगा। वो 5-6 लोग आए, ऐसे ही बैठ गए, लड़का उधर बैठा है, माँ उधर बैठी है। उसकी माँ ने बोला कि ये मेरा मेरा रियल सन नहीं, ये मैं इसकी सौतेली माँ हूं। जब ये 7 साल का था, इसकी माँ गुजर गई और इसके पिता ने मेरे से शादी की। हम लोगों ने इसको बड़ा करने के लिए अपनी कोई बच्चा नहीं किया, ताकि इसको माँ की कमी ना हो, इसके साथ भेदभाव ना हो। पर वो लड़का 7 साल की उम्र से अब तक हमेशा उसको आंटी बोलता था और झगड़ता था उसके साथ, कई बार गाली गलौज किया उसके साथ। उसको लगता था कि मेरी माँ को मारने की वजह ये है, उसको ऐसा दिमाग में था। तभी उसको माँ नहीं बोला। आज जब घर आया स्कूल से, अपने कमरे में चला गया, पूरा टाइम रोता रहा। तो शाम को जब हमने इसको खाने के लिए बुलाया, तो आज इतने सालों के बाद, मतलब 10-12 साल के बाद, पहली बार वो उसके पास गया, उसके पाँव छुए, उसको माँ बोला, और उसको हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े होकर उसको बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत हर्ट। तो वो बच्चा जो, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो उसकी माँ की बात नहीं की, मैं तो उस किरदार में अपनी बात कर रहा हूँ, उस किरदार की बात कर रहा हूँ। उस बच्चे के एक छोटे से नाटक ने उस औरत की लाइफ में एक कितनी बड़ी मूवमेंट क्रिएट किया। जो औरत 10 साल से वेट कर रही है कि वो बेटा, उसको उसको दुख होता है, वो बेटा ने माँ नहीं बोलता, मुझे ये जो चेंज है, ये जो मन से अंदर से आत्मा में जो बदलाव है, जो मन में बदलाव है, ये थिएटर की ताकत है। মা মুঝে টেগর বানাবে নাটক নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। লাকিজিকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা আমি ভীষণ এখন শো খুশি। আছে, ওই জন্য আমি বেশি কথা বলিনি। বলতে পারবে না। এই আধ ঘন্টা পরে আমি ওখানে পারফর্ম করব। দুটো লাইন শোনা যাবে যদি বাংলা গানটা? আচ্ছা, ভিতরে, হ্যাঁ, আমরা লাকিজির গলায় দুটো লাইন শুনে আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করব।
যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে রে মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। নমস্কার। থ্যাংক ইউ সো মাচ।